हाँ जी गाइस, अब हम जो है इसके आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी गाइस, तो लास्ट वीडियो आप लोग देख चुके हैं, आप बेसिक चीजें सीख चुके हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। अब हम आगे की बात करते हैं। तो अभी तक आपने देखा है कि वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये भी अभी आपने सीखा कि वर्ब को सीखने के लिए, खासकर फाइनाइट वर्ब को सीखने के लिए हमें 5 टॉपिक सीखने पड़ते हैं। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिससे आपको ये पांचों टॉपिक समझ आ जाएंगे। इसी तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब को सीखने के लिए आप लोगों को 3 टॉपिक सीखने पड़ते हैं जो हमने देखे थे, जिरंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल। रिमेंबर गाइस? तो अब हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब को सीखने से पहले जरा हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा है चाइल्ड विल हैव बीन क्राइंग फॉर मिल्क सिंस मॉर्निंग। बच्चा दूध के लिए सुबह से रो रहा होगा। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास वर्ब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है हमारे पास? क्राइंग। दिस इज द वर्ब। क्या आपको इस सेंटेंस के अंदर इसके अलावा भी कोई वर्ब दिखाई दे रही है? जी हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में ये भी वर्ब्स हैं। बट अब अगर हम अब ध्यान से देखिए आप लोग, अगर मैं इस वर्ड को यहां से हटा दूं, इस क्राइंग को यहां से हटा दूं, तो व्हाट विल बी द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस का क्या मीनिंग रह जाएगा आपके पास? ये कहता है चाइल्ड विल हैव बीन फॉर मिल्क सिंस मॉर्निंग। बच्चा दूध के लिए सुबह से। व्हाट? नथिंग। तो एक ऐसी वर्ब जिसके बगैर सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बन सकता है, इज कॉल्ड मेन वर्ब। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेन वर्ब। और ये जो बाकी की वर्ब्स हैं, ये क्या कर रही हैं? ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। बट ये क्या कर रही हैं? ये हेल्प कर रही हैं। किसकी? मेन वर्ब की हेल्प कर रही हैं। और हेल्प क्या करती हैं? ये हमें बताती हैं मूड। मूड का मतलब ये काम किस मूड में हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, किस टेंस में हो रहा है। इस तरह की चीजों को इंडिकेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का सहारा लिया जाता है। समझ आई गाइस? तो इससे आपको ये समझ आया कि फाइनाइट यानी कि जो वर्ब्स हैं उसको मोटे तौर पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट क्या है? मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, या फिर बहुत सारी किताबें इसको ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी पढ़ाती हैं। तो मतलब एक ही चीज है, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए या ऑक्सिलरी वर्ब लिखिए, दोनों एक ही चीज को कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं जरा मेन वर्ब की तरफ आऊं। मैं इसकी तरफ इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ रखा है पहले से, आप ये जानते हैं। तो जो चीज आप जानते हैं पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। वर्ब की फॉर्म्स आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। कई सारी किताबों में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है जिसपे एस या ईएस कहा जाता है। राइट गाइस? तो आपने देखा प्रेजेंट एग्जांपल मैंने यहीं से उठा लिया, क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग। तो जनरली आप जानते हैं लास्ट में ईडी लगा करके और आईएनजी लगा करके इस तरह से फॉर्म्स बन जाती हैं। ठीक है ना? तो अब हम जरा इससे आगे चलते हैं और ये जितनी भी तरह की मेन वर्ब्स होती हैं, एग्जांपल कुछ और ले लीजिए आप लोग। आपने एक और एग्जांपल लिख लिया, मान लीजिए प्ले। तो हम सिंपली इसकी फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं? प्लेड, प्लेड और प्लेइंग। राइट गाइस? अभी जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं उनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। दो पार्ट कौन से हैं? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। आप लोग ध्यान से इन टर्म्स को देखिए। मैंने क्या बताया है? जो मेन वर्ब्स हैं, जो वर्ब की फॉर्म्स हैं, वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो सकती हैं। दो पार्ट कौन से हैं? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अभी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका एक्शन ऑब्जेक्ट तक जाता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका एक्शन ऑब्जेक्ट तक नहीं जाता। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, मैंने सेंटेंस लिखा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अभी सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हैं फ्लाइंग कहां पर हो रही है? स्काई के अंदर। तो एक ऐसी वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव। और एक ऐसी वर्ब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया बर्ड्स फ्लाई। ये भी सेंटेंस है। तो यहां पे जो फ्लाई है वो कैसे एक्ट कर रही है? वो एक्ट कर रही है इंट्रांजिटिवली और यहां पे एक्ट कर रही है ट्रांजिटिवली। कहने का मतलब ये है कि वर्ब दोनों तरीके से हो सकती है। जब आप वर्ब देखते हैं, डिक्शनरी में फाइंड आउट करते हैं, गूगल करते हैं, तो वर्ब के साथ हमेशा लिखा हुआ होता है कि वो क्या है, ट्रांजिटिव है या फिर
इंट्रांजिटिव है, TRN और INTRN इस तरह से मेंशन किया होता है हर वर्ब के साथ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपने देखा वर्ब दो तरह की, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। फाइनाइट को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, मेन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, और ये जितनी भी फॉर्म्स होती हैं इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। यहां तक क्लियर है चीजें। अब जरा हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो हेल्पिंग और ऑक्सिलरी होती हैं इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। दो पार्ट क्या होते हैं हमारे पास, एक सिंपल हेल्पिंग या कई किताबें इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहती हैं, और दूसरी है मोडाल्स या मूड बताने वाली, स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब। मोडाल्स में आता है आपके पास शेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर, इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है ना, ये सारी की सारी वर्ब जो है आपने सेंटेंसेस के अंदर देखी हैं, बट अभी काफी लंबे टाइम से हम देखते रहे हैं कि जो शेल है, शेल का ऐसा बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। आप शेल की जगह पे जो जहां जहां पे हमें शेल लगाना होता था वहां पे आप विल का यूज कर सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट एक ही सेंस देते हैं। यहां तक बात समझ आई। अब आते हैं इस तरफ को, जो सिंपल हेल्पिंग या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाता है हमारे पास। ये जो सिंपल हेल्पिंग या प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये भी फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होती है, बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। बी वर्ब में क्या आता है, राइट? बी वर्ब में आता है हमारे पास इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन, और कई बार बीइंग भी आता है। ये जो वर्ब्स हैं ये क्या कहलाती हैं हमारे पास, बी वर्ब। डू वर्ब में आता है हमारे पास डू, डज और डिड। और हैव वर्ब में हम यूज करते हैं हैज, हैव और हैड। राइट गाइस, यहां तक बात समझ आई आप लोगों को। तब आपको एक दिमाग में क्लैरिटी आ रही होगी कि वर्ब क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पे मैं आपके सामने क्वेश्चन लाना चाहता हूं जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। राइट, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं और आपने उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सा जगह की कमी है तो पहले मैं यही लिख दे रहा हूं, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, हनी इज स्वीट, आई हैव अ कार। और तीसरा सेंटेंस जो मैंने लिखा है वो है आपका आई डू इट। सिंपल सेंटेंस। अब इन तीनों सेंटेंसेस में, दिस इज आर सेंटेंस नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों ही सेंटेंसेस में आपने देखना है ध्यान से कि वर्ब क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तीनों सेंटेंसेस में वर्ब क्या है, यहां पर ये वर्ब है, यहां पर ये वर्ब है और यहां पर ये वर्ब है। राइट, और ये तीनों वर्ब कौन सी हैं? जो मैंने बहुत बार बच्चों से पूछा है और बच्चों ने ऑलमोस्ट यही आंसर दिया है कि ये वर्ब क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। बट आप गलत है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। याद कीजिए इस डेफिनेशन को। मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो मेन वर्ब के मीनिंग को, उसके टाइम को, टेंस को, मूड को बताने में मदद करती है। कभी भी सेंटेंस के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब है तो वो कभी भी मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होगी, मेन वर्ब। इन तीनों ही सेंटेंसेस के अंदर ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये किसके हैं, मेन वर्ब के। राइट, अब मैं इसके साथ साथ आपको एक और एग्जांपल्स देता हूं। मैंने लिखा आई डू नॉट डू दिस वर्क। मैंने एक और एग्जांपल लिखा, ही इज बीइंग नाइस टू मी। थोड़ी सी जगह की कमी है तो थोड़ा मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग भी जब इसको पढ़ने के बाद इसके नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो सके। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमने चैट बॉक्स के अंदर ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों ही चीजों से आपके डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो यू कैन कॉल अस। ठीक है, वी आर अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखें। बच्चे कई साथ सोच रहे हैं कि ऑनलाइन में हमें क्या वो क्वालिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो याद रखिए ऑनलाइन में आपको उससे बेहतर क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि सारी चीजें प्री प्लान होती हैं, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम वीडियोस को 1-1, 2-2 घंटे तक नहीं ले जा सकते, जबकि क्लास में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम चीजों को आराम से बच्चों की सहूलियत के अकॉर्डिंग करा पाए। वापस आते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं आपके पास। और हैव यू
हैड योर लंच। ठीक है, तीन ऑप्शंस लिखे हैं, तीन सेंटेंस लिखे हैं मैंने, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा हमारे पास लंच के साथ में। राइट गाइस, इन तीनों ही सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं दो वर्ब हैं, डू, इज और बीइंग, हैव और हैड। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहां पर जो डू है इज एक्टिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे जो डू है वो काम कर रहा है मेन वर्ब की तरह। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है हमारे पास, मेन वर्ब। ये क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। तो इस एग्जाम्पल से आपको एक चीज समझ आती है कि ये जितनी भी वर्ब्स होती हैं, खासकर सिंपल हेल्पिंग, इनका डुअल नेचर होता है। ये दो तरीके से काम कर सकती हैं। ये चाहे तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग की तरह भी काम कर सकती हैं, और चाहे तो ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती हैं। आई होप आपको ये समझ आया है। बट आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसकी फॉर्म्स भी बननी चाहिए। जी हाँ, अब हम उन फॉर्म्स के बारे में ही बात करेंगे, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस ऑप्शन को बड़े ध्यान से एक बार देख लें, क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूं, रब करके ही हम आएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं जरा आपको 5 गोल्डन रूल्स में से कुछ गोल्डन रूल्स बता देता हूं। गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं हमसे? पहला गोल्डन रूल ये कहता है कि कभी भी, देखिए ये सारी की सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आती है, एक मेन वर्ब। राइट, अगर कहीं पर भी मोडाल्स अवेलेबल है तो मोडाल्स के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर मोडाल मतलब शैल विल कैन कुड कहीं पे भी लगाई दिखाई दे रहा है आपको, तो जो मेन वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यानी कि ये वाली फॉर्म होगी। बी वर्ब अगर कहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो बी वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। डू वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और हैव वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये मैंने 4 रूल्स बताए हैं। मैंने कितने प्रॉमिस किए हैं? 5। पांचवा बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो 4 रूल्स आप देख सकते हो कि मोडाल्स कभी भी ये दिखाई देंगे हेल्पिंग वर्ब में तो इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये वाली फॉर्म लगेगी। ठीक है ना, बी वर्ब दिखाई देगी तो ये वाली फॉर्म रहेगी, डू वर्ब दिखाई देगी तो भी यही फॉर्म रहती है, और हैव वर्ब दिखाई देगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, आप इस चीज को यहीं पर देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या लगा है, मेन वर्ब, जो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या लगा है, बी दोबारा से लगा है, तो इसके बाद लगने वाली फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। डू के साथ क्या लगाई गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हेड जो होती है वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है, जो मैं अभी आपको इसको हटा करके दिखाने वाला हूं। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा गाइस। ठीक है, ये टॉपिक बहुत आसान है उसके लिए जो इसको ध्यान से समझ रहा है। अगर नहीं समझोगे तो ये पांचों टॉपिक फिर एक कॉम्प्लिकेशन बन के रह जाएंगे आपके सामने, जो हमेशा से रहे। राइट गाइस, अब इस पोर्शन को मैं हटाने जा रहा हूं, प्लीज एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, अगर नहीं देख पाए तो रिवाइंड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बी वर्ब, जो बी होती है उसका मतलब होता है होना, इसका मीनिंग, और बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज, एम और आर। सेकेंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर। थर्ड फॉर्म होती है बीन, और ये होती है बीइंग। तो आप देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब में भी आ रही है और मेन वर्ब में भी आ रही है। मेन वर्ब में आएगी तो उसकी ये फॉर्म्स आएंगे। इसी तरह से डू वर्ब में डू और डज। सेकेंड फॉर्म में होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन, और यहां पे होता है डूइंग। डू का मतलब होता है करना। नेक्स्ट है हमारे पास हैव वर्ब। ठीक है, हैव और हैज ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही रहता है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है हैड, हैड एंड हैविंग। क्लियर? अब ये जो हैव है, हैव के 3 सेंस होते हैं, 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला पोजेशन, दूसरा ईट या फिर ड्रिंक, और तीसरा होता है इंजॉय। ठीक है, पोजेशन यानी कि अधिकार, ईट और ड्रिंक का मतलब है खाना या फिर पीना, एंजॉय का मतलब आनंद लेना किसी भी चीज का। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैंने कहा आई हैव अ कार, और ठीक है लेट्स
have burger और I am having fun। इन तीनों ही सेंटेंस में देख सकते हैं कि हैव को हमने तीन तरीके से यूज किया है अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो। राइट गाइस, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे और आपको कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें क्लियर हो, कहीं पे कोई डाउट ना रहे। ठीक है, यहां सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं एक दो एग्जांपल और बताना चाहूंगा आपको। इस पे से क्वेश्चन जो है मेन वर्ब के ऊपर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन अब किस तरीके का आता है उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं जगह की कमी की वजह से। मैंने कहा क्लोथ्स वर नीटली हैंग्ड ऑन द क्लोथ लाइन। क्लोथ्स वर नीटली हैंग्ड ऑन द क्लोथ लाइन। अब सेंटेंस के अंदर एक गलती है, मैं आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। गलती है यहां पर हैंग्ड में। अब वो गलती क्या है? देखिए, हैंग जो होता है उसके दो सेंस होते हैं। अगर किसी लिविंग बीइंग को लटकाया जा रहा है या किसी नॉन लिविंग को लटकाया जा रहा है, जैसे अभी आपने सुना है निर्भया के दोषियों को फांसी हुई, तो वो क्या हुआ? किसी लिविंग, किसी जीवित आदमी को लटका दिया गया। जैसे कपड़े वगैरह लटका रहे हैं, जहां पे मैंने एग्जांपल दिया है, कपड़ों को साफ सुथरे तरीके से रस्सी पे लटका दिया गया। क्लोथ लाइन मतलब जहां पे कपड़े लटकाए जाते हैं, तो क्या हो गया? नॉन लिविंग। तो हैंग जो होता है उसकी सेकेंड फॉर्म होती है हैंग्ड और हैंग्ड, जबकि नॉन लिविंग थिंग को लटकाया जाता है तो उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है हंग और हंग। तो आई थिंक आपको आंसर समझ आ चुका है इसका कि यहां पर हैंग्ड की जगह पर क्या होना चाहिए? हंग होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बात हो रही है नॉन लिविंग थिंग्स की। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे आपके सामने आते हैं और ऐसी बहुत सारी वर्ब्स भी हैं जिनमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूं कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आपके सामने बन करके आते हैं, जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने अभी जितनी भी चीजें बताई हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। उन क्वेश्चंस में हम इन सभी तरह के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करेंगे। आई होप गाइज यहां तक क्लियर हुआ है आपको। और लास्ट रूल जाते जाते बता देता हूं आपको। पांचवा गोल्डन रूल ये है कि कभी भी अगर पैसिव फॉर्म बनती है, एक्टिव और पैसिव जिसको आप पढ़ते हैं, तो पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है और कोई फॉर्म यूज नहीं की जाती। जाते जाते हम रिवाइज कर लेते हैं अपने 5 गोल्डन रूल्स। 5 गोल्डन रूल्स में पहला आपने पढ़ा है कि बी वर्ब आएगी तो साथ में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। दूसरे में डू वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हैव वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फोर्थ, मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। और फिफ्थ रूल जो है आप लोगों के पास वो क्या है? पैसिव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। आई होप गाइज आपको ये पांचों के पांचों गोल्डन रूल्स क्लियर हुए होंगे। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस पार्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। रिमेंबर द 5 रूल्स।